सभी का स्वागत है प्रस्तुति आखिर के इस 8वें सेशन में। इस सेशन में हम आज जिस बुक पे हम डिस्कशन रखने वाले हैं वो बुक है परम तपस्विनी, और जिसको लिखा है डॉक्टर कायनात काजी जी ने। कायनात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहीं भी रहूं, बट आई वुड always love to come back to Prastuti. You all know this is my little baby. Now the baby has turned 8 years, so we are honored to have you around, have you here. Any subject related to women always intrigued me, and as an empowered woman and empowered person like all of us, all the women and all the male officers, I welcome you. But the thing is, kind of achievements you have achieved so far, it's really very very heartwarming. मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आते हैं, तो हम सभी को इंकरेजमेंट मिलता है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगी कि आपको आपके इस सब्जेक्ट को जिसको आप आज डिस्कस करना चाह रही हैं, तो वी शुड ऑल फील मोटिवेटेड बाय द सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so very much to मैम, वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेंस। इस पूरी बुक में आपका बहुत लंबी जर्नी रही। इस बुक के बारे में आप कुछ हमारे को बताना चाहेंगी? मैंने देखा काफ़ी सारी स्टेट्स, लगभग 15 स्टेट्स आपने लेह से लेकर और केरला तक इसमें कवर किया है, और सभी स्टेट्स से आपने एक सोशल वर्कर वुमेन को उठाया और उनके बारे में बातचीत करी है। और नहीं याद, इतना ही नहीं, पर आपका इतने किलोमीटर ट्रैवल करना, ये भी शायद हम लोगों के लिए इंस्पायरिंग होगा, और शायद हम लोगों को भी उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पर ये लेडीज़ जो शायद अनसंग कह सकते हैं इन लोगों को, जहाँ हम लोगों को उनके बारे में शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर आपने ये बुक निकाली, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस आपका क्या था मैम, कि आपने इस बुक पे क्यों काम करना स्टार्ट किया, कैसे काम करना स्टार्ट किया, और इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? परम तपस्विनी, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सोचा कि हम ऐसी महिलाओं को ढूंढें जिनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया है, ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, और वो अपनी दुनिया में, अपने इकोसिस्टम में लगातार काम कर रही हैं। जो लोग दिल्ली और दिल्ली के आसपास होते हैं, उन तक तो मीडिया पहुँच जाता है आसानी से, उनके बारे में लोगों को पता भी चलता है। लेकिन भारत इतना बड़ा है कि भारत के दूर दराज के क्षेत्र में, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का इशू है, रोड्स नहीं हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद के, बिना इस बात के कि उन्हें कुछ सम्मान देने आएगा या पूछने आएगा। शायद कभी भी उनके बारे में नहीं छपेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है उनके आसपास। तो मैं यहाँ पर आई थी, महिला दिवस था, और वहाँ विमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक चर्चा थी, जो उसमें एक सेशन के लिए आई थी। तब डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने मुझसे कहा कि कायनात जी, हम चाहते हैं कि एक ऐसी पुस्तक बने जिसमें देश भर से आपको ऐसी महिलाओं को ढूंढ के निकालना है। तो मुझे, और ये काम मुझसे बहुत बेहतर लोग कर सकते थे, लेकिन मुझे चुना गया क्योंकि मैं एक ट्रैवलर थी। मैं कहीं भी जा सकती थी, कितनी भी मुश्किल जगहों पर जा सकती थी, केवल यही एक पात्रता थी मेरी। बाकी सब तो बहुत सारे लोग लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, फोटोग्राफी करना जानते हैं। अब बात आई कि हमें पूरे भारत भर से ऐसी महिलाओं को चुनना है जो कि न केवल अपना जीवन बदला है जिन्होंने, साथ में उन्होंने अपने आसपास की दुनिया का जीवन बदला है। हमने 3 महीने रिसर्च किया और एक लंबी सी लिस्ट तैयार की, बहुत सारे लोगों से भारत भर में बात की, और उनसे, क्योंकि मैं ट्रैवलर थी और काफ़ी पूरे भारत में लगभग ट्रैवल किया हुआ था, तो ईश्वर की कृपा से भारत के हर कोने में कोई एक सूत्र है, कोई एक दोस्त ज़रूर है जो वहाँ की लोकल जानकारी मुहैया करा सकता है। हमने लोगों से रिकमेंडेशंस मंगाए, हमने अलग अलग जगहों के जो कलेक्टर होते हैं उनको चिट्ठी लिखी कि आपके क्षेत्र की कोई ऐसी महिला है जो काम कर रही हैं, आप उनका नाम हमें भेजिए। तो इस तरह हमने 300 लोगों की एक लिस्ट बनाई। अब उन 300 को हमें कम करके लाना था और 12 में लेकर आना था। बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे एंगल्स पर ध्यान दिया, फिर सोचा कि क्यों ना हम शुरू करें
जो सबसे सीनियर है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हम शुरू करेंगे, तो फिर वहाँ से फिर नीचे लेकर आएंगे और कोशिश करें कि पूरे भारत को कवर कर लें। अब 12 महिलाओं में हम पूरे भारत को, मतलब 33 राज्य तो कवर नहीं कर सकते हैं, फिर भी कोशिश करें कि कम से कम चारों दिशाओं को कवर करें। तो इस तरह हमने 12 महिलाएं छांटी, लद्दाख से शुरुआत की, लद्दाख से लिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश से, और इस तरह गुजरात और महाराष्ट्र एंड डाउन साउथ जाकर इधर नागालैंड में भी गए। हमने इन महिलाओं को चुना। अब वहाँ तक जाना और उन लोगों से बात करना ज़्यादा आसान होता कि हम उन्हें दिल्ली बुला लेते, स्टूडियो में सेटअप करते और बड़े आराम से शूट कर लेते। कॉस्ट भी कम आती, खर्चा भी कम होता। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पक्ष पता चलता, वो पक्ष जो वो सुनाते। उनके जो काम है उसने क्या उनके आसपास की दुनिया को बदला है, ये चीज़ हम अच्छे से दिखा नहीं पाते। ये कैसे करें? तो तय किया कि हम जाएंगे उस दुनिया में, और इस तरह हमने काम शुरू किया और यात्राएं शुरू हुई। जब यात्राएं शुरू हुई तब तक मुझे इन यात्राओं की सेंसिटिविटी का उतना अंदाज़ा नहीं था। 2-3 संस्मरण है वो मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगी इसमें। तो मैं बात कर रही थी, नागालैंड में हमारी एक कैंडिडेट थी, उनका नाम है लेंटिनाओ ठक्कर, जो कि पद्मश्री रही हैं और पहली नागा महिला थी जो पहाड़ से बाहर निकली थी, और उन्होंने आदिवासी महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। मुझे उनसे बात करनी थी। वयोवृद्ध हैं, 87 ईयर्स ओल्ड। उन तक हम पहुँचे, वहाँ तक जाएं। उनके हस्बैंड नटवर ठक्कर से मेरी बातचीत होती थी लगातार, और एक तिथि भी तय हो गई कि आप लोग आ जाइए। हमने टिकट्स बुक किए और जाने के कुछ दिन पहले मेरा उनके पति से संपर्क टूट गया। मैं उन्हें लगातार फ़ोन कर रही हूँ पर मेरी बात नहीं हो पा रही है। मुझे चिंता हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, संपर्क नहीं हुआ। कुछ दिन बाद पता चला कि इस दौरान नटवर ठक्कर जी, जो कि जिनको नॉर्थ ईस्ट का महात्मा गांधी भी कहा जाता है, उनका स्वर्गवास हो गया। और दैट वाज द फर्स्ट शॉक टू मी। आई वाज लाइक, नहीं, ऐसा हम इतने सीनियर लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो मुझे ये काम बहुत जल्दी ख़त्म करना। ईश्वर ना करे कि हमारी जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई भी इस बीच किस कोई दुखद समाचार आए। तो एक घटना ऐसी हुई, एक घटना हुई कि जो हमारे देश की वयोवृद्ध योगिनी है वीना नमल, कोयम्बटूर में, वो 92 ईयर्स की थी। जब मैं उन्हें शूट करने के लिए गई तो उन्होंने हमारे लिए कुछ आसन किए, हमने शूट किया, लेकिन उनकी जो बॉडी मूवमेंट था उसे देखकर मुझे लग रहा था कि ये डिस्कम्फर्ट है। लेकिन उन्होंने पूरे इस बात का ध्यान रखा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, और पूरा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, थोड़ा रुक रुक के दिया, ठहर ठहर के दिया। और जब मैं वापस आई उसके कुछ दिन बाद उनका स्वर्गवास हुआ। तो इस तरह हमारे 2 लोग नहीं रहे इस यात्रा के दौरान, लेकिन हमारे इस डॉक्यूमेंट में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इस बात का थोड़ा सब्र है। यही कहानी है इस प्रोजेक्ट की, जो कि लगभग 3 साल चला। बीच में कोविड भी आया, लेकिन कोविड के आने से पहले मैंने सारी यात्राएं पूरी की थी। मैम, पर लेह से लेकर केरला तक की ये यात्रा, जिसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सारी 12 स्टेट्स आपने कवर करी। इस दौरान आपको कुछ कष्ट भी हुए होंगे ट्रैवलिंग से रिलेटेड, या कुछ तो प्रॉब्लम्स आई होंगी जिस वजह से इस बुक को कंप्लीट होने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स लगी या डिफ़िकल्ट हुआ इस बुक को लिखने में? नहीं, ऐसा ट्रैवलर्स को ना यात्राओं के कष्ट नहीं लगते, क्योंकि जो अनुभव है वो आपको एनरिच बनाते हैं। इन यात्राओं में आप भांति भांति के लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको बहुत मदद करते हैं, सेल्फलेसली मदद करते हैं, और कभी कभी कोई ऐसा भी मिलता है जो अचानक से आपको मुसीबत में डाल देता है। तो यात्राओं की कष्ट तो नहीं है, लेकिन एक कष्ट बताऊंगी कि वीना नमल, जो कि 92 ईयर्स की थी, कोयम्बटूर से, और मुझे उन्हें शूट करने जाना था, और क्योंकि उनकी भाषा तमिल थी तो हमें एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत थी। तो मेरी ट्रांसलेटर ट्रैवल कर रही थी चेन्नई से, मैं उस समय बड़ौदा में थी, और मेरा वीडियोग्राफर दिल्ली में था, और सब कुछ तय हो गया था। अगली सुबह हम सब पहुंचने वाले थे कोयम्बटूर।
और जैसे हमेशा होता है कि आप लास्ट कॉल करते हैं फाइनल करेक्शन के लिए कि हाँ सब ठीक है, स्टैंड बाय, ओके। तो मैं सबको फ़ोन लगा रही थी, मैंने वीना नमल के बेटे को फ़ोन लगाया, मैंने बोला सर हम पहुंच जाएंगे। तो हाँ ठीक है मैडम, आइए। मैडम एक बात बताइए, आप हमें कितने पैसे देंगी? तो मैंने बोला सर इसमें पैसे नहीं हैं, ये कॉमर्शियल शूट नहीं है, मैं किसी न्यूज़ चैनल के लिए शूट नहीं कर रही हूँ, ये एकेडमिक है, ये रिसर्च है, और इसमें हम सिर्फ एक ऑनरेरियम होता है जो कि टोकन है, बहुत मामूली सी रकम होती है, हम सिर्फ वो देते हैं। एंड ही सेड तो मैडम शूट कैंसिल, आप मत आइए। एंड आई वाज लाइक मत आइए, 3 दिशाओं से 3 अलग अलग लोग आ रहे हैं और मैं मत आइए कैसे होता है। मुझे याद है वो गरबा का टाइम था, मैं बड़ौदा में गरबा शूट कर रही थी और मुझे अर्ली मॉर्निंग 4:15 बजे निकलना है वहाँ से कोयम्बटूर के लिए, ले ओवर है मुंबई में और फिर जाऊँगी कोयम्बटूर। मैंने उससे बोला सर ऐसा मत कीजिए, और उनकी अंग्रेज़ी भी ख़राब थी, हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती थी उनको। नहीं मैडम कोई बात नहीं, ओके बाय बाय टाटा। बाय बाय टाटा, अभी क्या होगा? तो मैंने अपनी टीम से कुछ नहीं कहा, ठीक है जो जहाँ से फ्लाई कर रहा है उसे करने दो। किसी तरह कोयम्बटूर पहुँची बिना कुछ खाए पिए, टेंशन में कि अगर शूट कैंसिल हुआ तो क्या होगा। होटल जाए बिना सीधे उनके घर गई, और दिमाग में था कि कुछ नहीं होगा तो लास्ट में पैर पकड़ नहीं रह जाएगा, वो भी कर लेंगे कि सर प्लीज़ इसे कैंसिल मत करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा मन बना के गई थी कि वो नहीं मानेंगे तो उनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने में भी हर्ज नहीं है, क्योंकि वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि एक विकल्प हो सकता था कि मैं उन्हें रिप्लेस कर देती, मैं प्रोजेक्ट हेड थी, मैं ऐसा कर सकती थी। लेकिन वो 92 ईयर्स वयोवृद्ध योगिनी भारत की, जो कि एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के साथ आती हैं, उन्होंने कहीं योगा सीखा नहीं था, उन्होंने अपने ससुर से सीखा, उन्होंने अपने पिता से इनहेरिट किया। तो उनको इग्नोर करके मैं उन्हें हटाकर सिर्फ इतनी सी मामूली सी बात पर ये नहीं किया जा सकता था। मैं गई, मैंने उनसे थोड़ा गुजारिश की, हाथ पैर तो नहीं जोड़ने पड़े, तैयार थी मैं ये करने के लिए। तो 12 वो माने और हमने किसी तरह शूट किया, उन्होंने थोड़ा समय हमें दिया उन्हें शूट करने के लिए, लेकिन हम कर पाए। तो ये अनुभव भी है। मैम लेह में आपने डोलमा जी का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों को जो नशा करते थे उन लोगों को रोका, उन लोगों के साथ काम किया। तो आपको भी उन लोगों से मिलने का मौका मिला जो उस स्थिति से निकल कर आए डोलमा जी की वजह से, या किस तरीके का शूट, मतलब आप सर्वाइवर्स जिन लोगों को उन्होंने बचाया या सोशल वर्क में हेल्प किया, ऐसे लोगों से भी आपका मुलाकात हुई इस जर्नी में? बिल्कुल हुई। लद्दाख में सवांग डोलमा एक ऐसा नाम है जो सड़क पर गुजरती हैं तो हर आदमी झुकता है उनके लिए। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने उस कम्युनिटी के लिए काम कितना किया है। सवांग डोलमा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एसोसिएशन की विमेन विंग की एक्स प्रेसिडेंट है। जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं थी तब तक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री विमेन विंग का, एसोसिएशन की विमेन विंग का यही काम होता था, जो समारोह हो रहे हैं तो उसमें चाय नाश्ते का प्रबंध कर रही हैं औरतें, स्वागत कमेटी का हिस्सा हैं, फूलमाला बना रही हैं, बस। लेकिन जब सवांग डोलमा प्रेसिडेंट बनी तो उन्हें लगा कि नहीं, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उसके लिए काम करना है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बुद्धिस्ट समाज की, वो ये थी कि जब टूरिज़्म खुला लद्दाख किंगडम का और लोगों का आना हुआ, सबसे पहले विदेशी वहाँ आए और विदेशियों के साथ शराब आई। उससे पहले तक जो लद्दाखी समाज था वो अपनी लोकल लिकर पीता था और जो बहुत हानिकारक नहीं थी, वो उनके जीवन यापन का हिस्सा था। लेकिन जब इंग्लिश वाइन आई तो उसके दुष्प्रभाव भी साथ में आए। लोग दारू पीते थे, रैश ड्राइव करते थे। लद्दाख के युवाओं को लगता है कि उनको एक कार्ड दिला दी जाए जिसे वो टैक्सी में चला लें और लाइफ शॉर्ट है, जो पैसे कमाए उसकी शराब पी लें। औरतें मजदूरी करती हैं, आदमी मज़े से टैक्सी चलाते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ करना नहीं चाहते, लद्दाखी लोग ख़ास तौर से। सवांग डोलमा ने इस विषय पर बहुत ज़बरदस्त काम किया, और काम ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं किया। आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके नियम लागू नहीं करा सकते। उन्होंने लोगों को जोड़ा, और क्योंकि लद्दाख इतना दुर्गम क्षेत्र है, सड़कें इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि एक्सीडेंट बहुत एक्सीडेंट होते हैं।
जब शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं, परिवार बेहाल होता है, परेशान होता है। तो उन्होंने 108 गांव में गई वो, और उन्होंने पूरे गांव को शपथ दिलवाई कि हम इंग्लिश वाइन का प्रयोग नहीं करेंगे। लद्दाखी लोग अपने यहाँ की शादियों में भी इंग्लिश वाइन का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने बोला नहीं, ये गलत परंपरा है, इसको छोड़ो, और जो लोकल आपकी वाइन है आप उसे यूज़ करें। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने सवांग डोलमा की वजह से जिनकी जान बची। फिर लद्दाख में हेल्थ सर्विसेज का बहुत इशू है, वहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसे दिल्ली आना पड़ता है अगर मेजर ऑपरेशन है तो। ऐसी स्थिति में पैसे कहाँ से आएंगे? लद्दाखी लोग सरल लोग होते हैं, बहुत पैसे वैसे नहीं होते उन लोगों के पास। सवांग डोलमा और उनकी 6 सहेलियों ने इसका उपाय निकाला। उन्होंने लद्दाख की किचन शुरू किया। लद्दाख में अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ में फेस्टिवल होते हैं, सैलानी आते हैं। उन्होंने सैलानियों को खाना खिलाया और जो पैसे आए उस पैसे को ज़रूरतमंदों को दान किया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। मैम, बिहार में एक फार्मर का आपने इंटरव्यू लिया, उनकी जर्नी कैसी थी? किसान चाची की यात्रा बहुत मुश्किलों भरी रही। वो मुझे मिली सरस मेले में। किसान चाची ने अपने आप को ब्रांड बनाया। उन्होंने मुजफ्फरपुर की है वो, बिहार से, और पूरे समाज से लड़कर, परिवार से लड़कर उन्होंने अचार बनाना शुरू किया। बाहर निकली और अपने आप को ब्रांड बनाया। जो उनका ब्रांड किसान चाची ब्रांड एक्सपोर्ट होता है, विदेशों में जाता है। और उन्होंने अपने आसपास की महिलाओं को उस प्रोडक्ट से जोड़ा। कोई भी महिला अगर उसे कुछ भी स्किल नहीं आता है, वो अचार तो बनाना जानती ही है। मतलब आत्मसम्मान से जीने के लिए वो सब्ज़ी काट कर भी आत्मसम्मान से जी सकती है। एक बड़ी बुजुर्ग महिला, आप इस पुस्तक में एक चित्र देखेंगे, करीब एक 90 वर्षीय बूढ़ी महिला है। वो सूप लेकर कुछ फटक रही हैं। वो रोज़ आती है चाची के घर में, आती हैं, अपने हिस्से का काम करती हैं, चली जाती हैं। इतना काम करती हैं कि वो आत्मसम्मान के साथ जी सके, अपनी रोटी खुद कमा सके। ऐसे न जाने कितनी महिलाओं को किसान चाची ने रोज़गार मुहैया कराया और ये स्थापित किया कि महिला किसान भी होती हैं। जबकि हमेशा से किसान मतलब पुरुष किसान, खेत में काम करेंगे स्त्री पुरुष दोनों मिलकर, लेकिन क्योंकि ज़मीन पुरुष के नाम पर है तो वो कहलाएगा पुरुष किसान। कोई स्त्री को किसान नहीं मानता। उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा और आज बिहार में ऐसी बहुत सारी महिला किसान हैं जो हमारी किसान चाची राजकुमारी देवी को देखकर अपने आप को एक किसान के रूप में स्थापित किए हुए हैं। हम छत्तीसगढ़ में भी आपने ट्रैवल भी किया और वहाँ से आप इन महिला को लेकर आई हैं। छत्तीसगढ़ की जर्नी ऑब्वियसली आसान नहीं होती। मैं भी बस्तर में मैंने भी काफ़ी शूट्स करे हैं और वहाँ की लाइफ इतनी आसान नहीं है कि हम कहीं भी जाएं और कहीं भी शूट कर लें। शूट करने से पहले भी बड़ी सारी परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। पर वहाँ से एक ऐसी महिला को लेकर आना और उनकी कहानी के बारे में बात करना, वो क्या इंस्पिरेशन आपके लिए था और हम लोग क्या सीख सकते हैं उनकी जर्नी से? इन 12 महिलाओं में मेरे दिल के जो सबसे करीब महिला है वो फूलबासन दीदी हैं। फूलबासन दीदी छत्तीसगढ़ से आती है। मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। मैं उनके पास जब गई हूँ तो गांव है, ग्राम छुरिया, वहाँ पर एक घर है जैसे गांव के घर होते हैं। उस घर के बिल्कुल बाहर सड़क के किनारे एक महिला है जो लिपाई कर रही है गोबर से। और लिपाई करने के बाद जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंचती है, मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला फटाफट से कैमरा निकालो, इसको शूट करो। वो पूरा लेप रही है, सुबह का समय है, 6 बज रहे हैं। फिर अपनी बकरियों को निकालती हैं और एक एक करके ढेर सारी बकरियां हैं, उन्हें बाहर लाती हैं और उनको चराने के लिए लेके जाती हैं। जो चराने ले जा रही है वो पद्मश्री फूलबासन यादव है, जो आज भी ये काम करती है, जिसने 2 लाख महिलाओं को एम्पावर किया है। उन 2 लाख महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है, अब तो फेडरेशन है बड़ा, जो कि जिसकी बचत राशि 52 करोड़ रुपए है। एक ऐसी महिला
52 करोड़ रुपए पैरेलल इकोनॉमी, और वो सब महिलाएं फूलवासन यादव से जुड़ी हुई हैं। सुबह 4 बजे उठती हैं फूलवासन यादव, अपनी पूजा पाठ करती हैं, अपनी बकरियों की सेवा करती हैं और फिर क्षेत्र में निकल जाती हैं। उन्होंने महिलाओं को विस्थापित नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बाहर निकलो, शहर में जाओ, नौकरी करो, ये करो, वो करो। नहीं, तुम कुछ मत करो नया। तुम जो कर रही हो उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तुम अगर बकरी पालन कर रही हो तो तुम बकरी पालन को और बेहतर ढंग से करो। तुम अगर खाद बनाना चाहती हो, तुम गांव में रह रही हो, गांव का हर चीज़ कीमती है, कचरा भी कीमती है, तुम उसकी खाद बना लो। इतने सारे काम कर रही हैं। अभी फूलवासन दीदी से मेरी लगातार बात होती है, बहुत सारी जगह पे वो लेक्चर्स देने जाती हैं। उनकी यात्रा ऐसी है कि वो अगर यहाँ बैठकर अपनी कहानी सुना रही होंगी तो यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसकी आंख से आंसू ना गिरता हो। पूरे परिवार ने उनका बायकॉट कर दिया, गांव ने हुक्का पानी बंद कर दिया, पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। उन महिलाओं ने मिलकर पूरे गांव में कुएं खोद डाले, जिस गांव ने उनके लिए पानी बंद किया। बहुत अद्भुत काम किए, आज भी लगातार काम कर रही हैं। 55 वर्ष की आयु हो जाएगी जब उनकी, होने वाली है बहुत जल्दी। घर गृहस्थी त्याग देंगी, एक आश्रम बना रही हैं वो। जो वो आश्रम भी कैसे बन रहा है, जो भी उन्हें सम्मान मिलता है उस पैसे को जोड़कर वो एक ज़मीन खरीदी गई है जिसमें उन्होंने आश्रम बनाया। उस आश्रम में उन महिलाओं को वेलकम किया जाएगा जिनका कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फूलवासन खुद उस आश्रम में रहेंगी और उन महिलाओं के लिए वो आश्रम हमेशा खुला रहेगा। उनकी यात्रा इतनी दुर्लभ है कि फूलवासन यादव के पति ने उनको मिलने वाले सम्मान, वो इतने ज़्यादा सम्मान मिलते हैं उन्हें कि बोरियों में रखने पड़ते हैं। 2 बोरी सम्मान तो तोड़ कर फेंक दिए थे। हम जब इस प्रोजेक्ट के लिए उनके इंटरव्यू ले रहे थे तो हम कोशिश करते हैं कि पूरे परिवार की भी एक चित्र हो, वो फॉर्मेट में हमने ऐसा रखा था। तो फूलवासन दीदी के पति से हम 2 दिन तक मनोहार करते रहे कि तस्वीर खिंचवा लीजिए, तस्वीर खिंचवा लीजिए, पर वो तस्वीर खिंचवाने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से, एक ट्रिक से उनकी वो फ़ोटो खिंचवाई गई कि पहले सबको बोला सब बैठ जाओ, बीच में एक जगह खाली कर दो, और वो अपने काम कर रहे होंगे इधर उधर, और उन्हें ज़बरदस्ती, इससे पहले कि वो समझ पाए हो क्या रहा है, उनको पकड़ के बिठा दो, भैया ज़रा बैठ जाइए 2 मिनट, और फ़ोटो खिंचे। तो ऐसा अनुभव भी होता है कि जिसको पूरी दुनिया में इतना सम्मान मिलता है उसको उसके पति से रोज़ इतना विरोध झेलना पड़ता है। तो एक अनुभव ये भी रहा कि हम जब सवांग डोलमा का इंटरव्यू कर रहे थे तो बीच बीच में शूट करते टाइम कुछ किचन से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। तो मैं थोड़ा इरिटेट भी हो रही थी। मैंने कहा ये किचन में काम कौन कर रहा है, सब बंद करवा दीजिए। तो वो लद्दाखी में कुछ बोलती थी ज़ोर से कि शोर कम करो, होगा कोई किचन में काम कर रहा होगा। जब पूरा इंटरव्यू शूट हो गया, शूट होने के बाद ही उनके हस्बैंड एक केक लेकर आए। बोले आप मेरी वाइफ के कामों को सेलिब्रेट करने आई हैं, तो इसलिए मैं से आपका मुंह मीठा करा के सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। उन्होंने केक कट कराया, ठीक है, केक कट हो गया, फ़ौरन केक हटाया, बोलते हैं लंच तैयार है, आप लोग लंच करके जाइए। तो एक पति ऐसे भी मिले जो अपनी पत्नी की सक्सेस को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो भांति भांति के अनुभव हुए, ये लाइफ लर्निंग हुई। इस प्रोजेक्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैम एक जर्नी थी जहाँ यूपी की महिला जिन्होंने बोला कि अगर बच्चे अगर स्कूल में नहीं आ सकते तो हम उन स्कूल्स को ही बच्चों के पास ले जाते हैं। तो वो किस तरह से काम करती थी और किस तरीके से ये सोचना, मतलब हाँ हम स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल हमारे पास आ जाए ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो वो किस तरीके से उन्होंने काम किया। इस पुस्तक में हमारी एक कैंडिडेट है यूपी से जिनका नाम है मंजू श्रीवास्तव जी। मंजू जी काम करती हैं एकल संगठन के लिए। एकल विद्यालय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काम करता है आदिवासी क्षेत्रों में और इतने दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पर सरकारी विद्यालय नहीं है और वहाँ पे बच्चे हैं तो बच्चे विद्यालय तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो एक टीचर के माध्यम से स्कूल को बच्चे तक भेजते हैं कि अगर बच्चा विद्यालय नहीं जा सकता है तो हम विद्यालय को बच्चे तक भेजें। और न केवल शिक्षा, स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार भी। तो उसका एक सर्वांगीण विकास होता है, उसको संस्कार आते हैं, उसको लाइफ स्किल भी आते हैं
उसको स्वच्छता भी आती है, उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं इसके माध्यम से। और देश भर में, अब तो विदेशों में भी एकल विद्यालय हैं। तो मंजू श्रीवास्तव जी क्या करती हैं, अब कोई भी ऐसा संगठन चलाने के लिए आपको दो तरह के लोग चाहिए। एक वो जो कि फ्रंट लाइनर वॉरियर्स हों, जो कि एक्चुअली ग्राउंड ज़ीरो पे जाके काम करें, और एक वो जो उन ग्राउंड ज़ीरो पे जाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है उसको जुटाएं। तो मंजू दीदी पूरे समय प्रवास करती हैं और ऐसे लोगों से कनेक्ट करती हैं जो कि दान करें और फंड जनरेट करें, ताकि ये जो गतिविधियाँ हैं ये निरंतरता से चलती रहे। तो अभी भी वो भी 70+ है, लेकिन उनकी ऊर्जा अगर देखेंगे तो किसी भी यूथ से कम नहीं आकेंगे। बहुत प्रवास करती हैं, लगातार क्षेत्रों में जाती हैं, कलेक्शन के लिए भी जाती हैं और प्रवास के लिए भी जाती हैं। जहाँ जहाँ अलग अलग विद्यालय हैं आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ भी जाती हैं। मैम, हमने इन महिलाओं के बारे में बात करी, पर वो महिला जिसने इन सारी महिलाओं को एक बुक में समेटा, मैम आपके इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि इतने किलोमीटर्स आपने ट्रैवल किया। बीइंग अ लेडी, आई डोंट थिंक सो हम लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है इस तरीके से कि हाँ आप जाओ और आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आसानी से इतना तो नहीं होता ये चीज़। तो आपका इस चीज़ का मतलब, आपने ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करी, राहगिरी.com पे आपने स्टार्ट किया सब कुछ, और आपने इतना कुछ लिखा और आपने इतने किलोमीटर्स ना सिर्फ भारत में पर पूरे विश्व में इतना ट्रैवल किया सिर्फ 4 साल के ड्यूरेशन में। तो वो आपको किस तरीके से इंस्पायर किया, आपने उस जर्नी को किस तरीके से एंजॉय किया, इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर यू, या किस तरीके से आपकी फैमिली ने इस चीज़ में आपको सपोर्ट किया? बहुत छोटी थी तो हमारी पुस्तकों में वेनसांग फायान की तस्वीरें होती थी, वो बहुत इंस्पायर करती थी कि ये कितने अद्भुत लोग हैं जो अपने देश छोड़ कर आए हैं। भाषा की भी दिक्कत है, चाइनीज़ हैं, भारत आए हैं और भारत को घूम रहे हैं और भारत के बारे में लिख रहे हैं। हम आज उनकी लिखी किताबों से जानते हैं कि उस समय का भारत कैसा था। तो लगता था कि कुछ ऐसा ही करना चाहिए, कि यात्राएं करनी चाहिए और कुछ डिफरेंट, कुछ अलग करना चाहिए। वहाँ से ट्रैवलर बनने की इच्छा थी। और कभी भी ना आप लड़के कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। मतलब आपको अगर ट्रैवलर बनना है या कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, आप सोचें कि परिवार से विरोध करके परिवार से लड़ के जाएंगे तो आपकी आधी एनर्जी तो उससे लड़ने में ही निकल जाएगी, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। बल्कि अगर आप आपका परिवार का सहयोग है तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण इसी प्रोजेक्ट का देती हूँ। इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला शूट था और वो शूट था सुरैया हसन बोस का, हैदराबाद का, और सेम डे मेरे बच्चे का पहला जन्मदिन था। तो मेरा पूरा परिवार मेरे बच्चे का जन्मदिन मना रहा था और मैं हैदराबाद में शूट कर रही थी। और इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान मेरा मतलब जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मेरा बेटा 1 साल का भी नहीं हुआ था। मेरे परिवार ने उसे संभाला। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं फ़्लाइट की लाइन में लगी होती थी और मैं एयरफोन लगा के ना लोरी सुना रही होती थी, तो पीछे मुड़ के लोग देख रहे होते थे कि कौन पागल औरत है जो लोरी गा रही है। ठीक है, ये भी है। तो परिवार आपकी ताकत है। मैं इतना कुछ कर पाई हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मुझे सहयोग मिला परिवार का, दोस्तों का, बहुत सारे लोगों के सहयोग का नतीजा ये सारा काम। तो कोशिश करेंगे लोगों को कन्विंस करें कि वो आपको सहयोग करें, क्योंकि लड़के कुछ हासिल नहीं हो सकता है। मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला ऑब्वियसली। शायद हम बुक पढ़ने से ज़्यादा अगर ये इंटरेक्शन हमारे को, यही एक रीज़न है प्रस्तुति आखिर का, कि हम एक बुक को पढ़ें, उससे पहले हम उसके बारे में जानेंगे तो जेन्युइनली अब यहीं पर मैं कह सकती हूँ कि आप सब लोगों के मन में होगा कि हम और कुछ पढ़ें इस बुक में और महिलाओं के बारे में जानें। शायद सारे लोगों का हमने इसमें डिस्कस नहीं किया। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो इस बुक को लेकर तो आप रख सकते हैं। जो आपने लास्ट लाइंस जो आपने अभी बोली कि जो आपने ट्रैवल किया, इसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बस आप इतना और बताइए कि आप एडवाइस करेंगी किसी लेडी को एक सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए इंडिया में, क्योंकि हमें होता है कि हस्बैंड्स आर बिजी, देन योर चिल्ड्रन आर बिजी, हाउ डू यू प्लान टू ट्रैवल योर कंट्री, या कहीं भी जाना हो, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से क्या हमें ये एडवाइस करेंगी दैट वी शुड ट्रैवल सोलो? देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है ट्रैवल में
और आपके मन में ये इच्छा है कि मुझे एक बार अकेले यात्रा करनी है, तो ज़रूर करें, क्योंकि अपने साथ मलाल नहीं लेकर जाए। जब आप ट्रैवल करने लायक नहीं बचेंगे और बिस्तर पे पड़े होंगे, उस समय आप गिनेंगे कि क्या क्या छूट गया, क्या क्या रह गया। तो ऐसा नहीं है, मलाल तो सबके हिस्से में आने हैं, लेकिन कितने कम मलाल आए। तो अगर ये एक इच्छा मन में है कहीं पर, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो अगर आपके मन में कहीं कोई दबी हुई ये इच्छा है कि एक बार मुझे अकेले यात्रा करनी, तो ज़रूर करें। और तब ज़रूर कर लें जब तक आप फिट हैं, फाइन हैं, कि हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो बीपी हाई नहीं होगा, वरना तो फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। जब तक नीज साथ दे रहे हैं, अगर ट्रैकिंग का मन है तो ट्रैकिंग भी कराइए, स्कूबा डाइविंग का मन है तो वो भी कराइए, अपने मन की करिए ताकि खुशी मिले। ज़रूर यात्राएं बहुत कुछ सिखाती है, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है यात्राएं करके। आपको, मुझे लगता है, डिग्री इतना नहीं दे सकती जितना कि आपको यात्राएं। पहले के लोग क्या करते थे, यात्राएं तो करते थे, वो कौन से बड़े विद्यालयों में पढ़ते थे, यात्राएं उन्हें बहुत कुछ सिखाती थी। आपका बहुत बहुत स्वागत। पुस्तक मैंने सुबह देखी और सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी सदस्य सचिव जी को, क्योंकि इस पुस्तक के पृष्ठ और इसके शब्द संरचना बहुत खूबसूरत है। जब आप पुस्तक को एक पृष्ठ के बाद दूसरे पृष्ठ पे पहुंचते हैं ना, एक तो जो शब्दों की संरचना है और जो ये कथानक आपने पुस्तक का पहले लिखा है वो मैंने पढ़ा है। तो बधाई आपको भी, सदस्य सचिव को भी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी, जिसको ये अवसर मिला इस पुस्तक को प्रकाशन करने का। मेरे मन में बहुत सारी उत्सुकता और उत्कंठा है जो व्यक्तिगत तौर पर भी मैं शांत करना चाहूँगी। इस समय तो शायद इतना समय भी नहीं होगा। मैंने पुस्तक को कोशिश की थी सुबह कि मैं हद से ज़्यादा पढूं। आपको 2 वर्ष लग गए इस पुस्तक के लिए। पहला प्रश्न मेरा ये है कि कोई ऐसा स्थान जहाँ जाने में आपको बहुत ज़्यादा असुविधा महसूस हुई हो, क्योंकि भाषा की बाध्यता तो रही होगी निस्संदेह, और बहुत ज़्यादा सहयोग भी नहीं मिला होगा। तो उस भाषा को समझना, क्योंकि भाषा को समझने के साथ साथ उसके भावार्थ भी समझने ज़रूरी हैं। और मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी घटना जो भावनात्मक तौर पर आप टूटी हों। बहुत सारी स्त्रियों से मिली, उनकी दर्द, उनकी व्यथा भी सुनी, उनका संघर्ष भी आपने देखा और सुना। तो कोई ऐसा क्षण होगा ना जब आप स्त्री होने के नाते टूटी होंगी कि मैं कहाँ बैठी हूँ और ऐसी स्त्री से मिल रही हूँ, और वो जो दुख आप पर और वो जो उस सामने वाली स्त्री का अवसाद आप पर टूटा हो प्रहार बनकर, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। तो हो सके तो मुझे इसके बारे में बताइए। और तीसरा एक ख़ास प्रश्न, वैसे तो अनीता ने पूछा ही है, लेकिन मेरे मन में भी था ये, क्योंकि स्त्री जब अपने जुनून में उतरती है तो फिर किसी को नहीं देखती। लेकिन कुछ ऐसे अवसर भी आए होंगे घर पे जब आपने कभी कुछ सुना हो और कभी आपके कदम डगमगाए हों। वैसे तो आप ट्रैवलर हैं और बहुत साहसी हैं, तो उस साहस के सामने ये चीज़ें बहुत मामूली सी हैं, बट मैं सुनना ज़रूर चाहूँगी। शुक्रिया। तो पहले सवाल का जवाब देती हूँ। नागालैंड शूट करने के बाद वापस आ रही थी, हमारी फ़्लाइट थी आसाम से। नागालैंड में रोड्स नहीं हैं, अब बन रहे हैं, और बारिश हो रही थी बहुत तेज़। जब हम वहाँ से निकले तो लेंटना उठक कर, सुबह सुबह की बात है, 4 बज रहे थे, लेंटना उठक कर ने हमें बिठा के प्रेयर किया, कैथलिक हैं वो, कि हम सुरक्षित पहुँच जाएँ। और उसके बाद हम निकले और बहुत तेज़ बादल खड़ा हुआ था ऊपर। हम निकले हैं, बारिश हो रही है, और आगे जाके क्योंकि रोड्स बन रही हैं तो वो मिट्टी और कंक्रीट सब कच्चा पड़ा हुआ है। एक जगह जाके हमारी गाड़ी फंस गई। पहाड़ है, कुछ नहीं है, और गाड़ी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, और फ्लाइट में सो जाइए हम क्या करें। लकीली हमारे साथ लेंटना ठक्कर के बेटे थे, आतोशी ठक्कर। उन्होंने फ़ोन किया और पता नहीं कहाँ से 10 लोग आ गए। नागाज जंगल में रहते हैं, पहाड़ में अंदर रहते हैं, रोड के किनारे नहीं रहते हैं। टिपिकल नागाज बहुत अंदर गहराई में रहते हैं, वो सहज भी नहीं होते हैं शायद आम लोगों के साथ। वो लोग आए, उन्होंने लिटरली हमारी गाड़ी को उठाया उस दलदल से, क्योंकि वो खुद उनके घुटनों तक उस दलदल में घुस गए थे। उठाया और उठा के साइड में रखवाया।
मैंने कहा मैं निकल आती हूँ, बारिश भी हो रही थी, गाड़ी खाली कर देते, निकल आते थे, नहीं मत निकलिए, बैठिए गाड़ी के अंदर। तो ये भी हुआ। तो उस समय लगा था, तो मगर पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, वैरायटी तो छूटती। तो ऐसी वाली परेशानियाँ, यात्राएं ट्रैवलर को बहुत कुछ सिखा देती है। जैसे अब मैं यात्राएं कर रही होती हूँ ना, मुझे ये फिक्र नहीं होती कि मैं रहूँगी कहाँ रात को। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी आप एक स्त्री हैं और बहुत नाजुक दिल रखती हैं स्त्रियां, चाहे कितनी भी पक्की हो जाएं। जी, तो कोई ऐसी घटना जिसने आपको झंझकोरा हो और सोचने पर विवश कर दिया हो कि या मैं उस स्थान पर होती या कोई और स्त्री होती तो कितना साहस दिखा पाते? मैंने जब लैंडिनाओ ठक्कर की कहानी सुनी, पहली नागा लड़की अपनी कम्युनिटी से बाहर निकली है, उनकी कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि वो मिडवाइफ की ट्रेनिंग लेने आसाम गुवाहाटी जाती हैं, कस्तूरबा गांधी आश्रम में। उनके साथ 2 और लड़कियां होती हैं, ट्रेनिंग लेके वापस आती हैं। उन्होंने ज़िंदगी में डेथ थ्रेट कई बार महसूस किए। आश्रम जला दिया गया, उन्हें नटवर ठक्कर को वहाँ से हटाया गया। इतने अप्स एंड डाउन्स देखे। उनके बच्चे, क्योंकि जो लैंडिनाओ है वो हिंदी नहीं, मैं बात नहीं कर सकती, वो उनकी भाषा अपनी भाषा में ही बात करती है। तो उसमें उनकी डॉटर रूपा ठक्कर जी ने हमारे लिए अनुवादक का रोल प्ले किया था। इंटरव्यू में वो साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी जो कहानियाँ में सुनाई है वो यही है कि किस मुश्किल से उन्होंने इस पूरी यात्रा को तय किया। और जो नॉर्थ ईस्ट आज जो नॉर्थ ईस्ट आपको भारत का हिस्सा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं उन 2 कैरेक्टर्स की वजह से है, नटवर ठक्कर और लैंडिनाओ ठक्कर। ये बात शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अनसंग हीरो वो इसीलिए है। नटवर ठक्कर कहाँ से आते हैं? गुजरात से। लैंटिना कहाँ से आती है? नागालैंड से। बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व और अलग अलग प्रांत। अलग अलग प्रांत। और लैंटिना मतलब सोचिए ईश्वर कैसे मिरेकल करता है। इस कहानी के बारे में मैंने बुक में भी लिखा है। उनकी जो स्टोरी है वो इतनी इंस्पायरिंग है कि मुझे लगा थोड़ा लिखना ज़रूरी है। ये वाला सेक्शन बहुत कम लोग जानते हैं। ये लैंटिनाओ निकली हैं पहाड़ से, नागा पहाड़ से, और वो गई हैं गुवाहाटी मिडवाइफ की ट्रेनिंग लेने गांधी ने। नटवर ठक्कर गुजरात में हैं और उनको काका कालेलकर बुलाते हैं। एकदम यंग बॉय, जेंटलमैन, कुछ देश के लिए कर गुजरने की इच्छा रखने वाले इंसान। और उनसे बोलते हैं कि देश को ना सिर्फ सिपाहियों की ज़रूरत नहीं है जो कि बॉर्डर पे लड़ें, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है जो देश को जोड़ कर रखें। तो तुम जाओ नॉर्थ ईस्ट। इस पुस्तक में कुछ फोटोग्राफ्स भी मैंने देखे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये आपने खींचे? जी, सारे तो फोटोग्राफ। सबसे पहले आपने फोटोग्राफ खींचने की ये लालसा बलवती कब हुई? कौन सी आयु में आपको लगा कि आप बहुत अच्छी फोटोग्राफर बन सकती हैं? फोटोग्राफी का कीड़ा तो शायद इनहेरेंट है, क्योंकि मेरे फादर को इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में। बहुत छोटे थे हम, बच्चे थे, तब वो हमें फ्रेमिंग की तमीज़ सिखाते थे कि जब फ्रेम बनाओ तो हेड नहीं कटना चाहिए, थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहिए। उसके बाद जब मास कम्युनिकेशन किया तो फोटोग्राफी एज अ पेपर पढ़ा, तब इंटरेस्ट और डेवलप हुआ। फिर लकीली मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले। मेरे गुरु ओ पी शर्मा जी, जो कि बहुत प्रतिष्ठित फोटोग्राफर हैं, उनसे फोटोग्राफी की बारीकियाँ सीखी तो फ़ोटो खींचना आ गया। अभी भी कोई ख़ास फ़ोटो नहीं खींच पाती, बस काम लेकिन फिर भी वो चित्र आप देखो ना तो चित्र सजीव है। हर चित्र में जो रंग है और जो एक फेस उभर के आया है, वो कोई बहुत ही मंझा हुआ कोई फोटोग्राफर हो तो वही खींच सकता है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट ऐसा है कि कोई नौसिखिया भी खींचेगा ना तो भी ये दिखेगा, क्योंकि वो सब बड़े ओजवान लोग हैं। हर कैरेक्टर की अपनी एक ऊर्जा है। आप देखेंगे शुरू से आखिरी तक वो देवी स्वरूपा है सबके सब। आप जब उनके पास बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, एक कैरेक्टर के बारे में हम चर्चा करना हमारे बीच रह गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। उनका नाम है सिंधुताई सबकाल। हाँ, हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, यहाँ आई थी। ताई आई थी ना? हाँ, तो मैं उनसे मिलने हड़पसर गई। तो नॉर्मली होता है कि हम पास के किसी होटल में रुकते हैं और जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आते हैं वापस होटल में। लेकिन पता नहीं कैसे ईश्वर का करना, ये मेरा डिसीजन नहीं था। हड़पसर में जाऊंगी तो मैंने सोचा मैं ताई के आश्रम में ही रुकूंगी। तो उनका जो
अनाथालय है जहाँ वो रहती हैं, जहाँ और बच्चे रहते हैं, तो मैं 2 दिन उनके साथ रही। और एक्चुअली उसको अनाथालय नहीं कहा जा सकता उस जगह को, वो ताई का घर है, क्योंकि अनाथालय और घर में एक बेसिक फ़र्क है। अनाथालय जब 18 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तो उससे कहता है अभी तुम बालिग हो गए हो, वयस्क हो, अभी तुम जाओ, तुम्हें अपने जीवन का जो करना है वो करो। जबकि वो सबसे क्रूशियल एज है किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो बच्चा लड़की हो या लड़का हो, उसे ज़्यादा दिशा चाहिए, गाइडेंस चाहिए अपने बड़े बूढ़ों की। ताई के घर में ऐसा नहीं है। ताई के पास जो भी बच्चा आता है, पहली बात उसे अडॉप्ट नहीं किया जाता, वो आके किसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो बच्चा 18 वर्ष की आयु होने के बाद घर से निकाला नहीं जाएगा। वो घर में ताई, क्योंकि हमेशा से होम डिप्राइव्ड रही, उनको घर से निकाल दिया गया था। तो ताई ने सोचा है कि बेटियां पढ़ लिख कर, घर गृहस्थी सीख कर, शादी होकर अपनी ससुराल जाएं, बेटे पढ़ लिख कर अपना काम धंधा जमाएं, नौकरी जमाएं, फिर उनकी शादी हो और फिर ताई उनको उनके परिवार को अलग कर दे कि हाँ भाई अब तुम्हारे अपनी एक इंडिपेंडेंट यूनिट हो गई, पत्नी हो गई, घर हो गया, अभी तुम आराम से रहो, त्योहारों पे आओ, जैसे घर में माँ बाप के घर में भी बच्चे जाते हैं, ऐसे आके साथ मिलके त्यौहार मनाओ, बाकी अपने पास रहो, अपने साथ रहो। नहीं, उनकी कहानी मैंने पढ़ी भी है और हमने सुनी भी है, और ऐसी स्त्री के आगे तो हम नतमस्तक हैं जिसने चिता पे सेक के रोटी खाई हो। उसके साहस का मतलब कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। लड़की सोचिए, 20-22 साल की उम्र की लड़की क्या होती है, उसको कोई भी उठा ले जाएगा। रेलवे स्टेशन पे उसको जो भिखारी होते हैं उन्होंने सुरक्षा दी, वो चारों घेरा बना के उसके आसपास सोते थे कि कहीं कोई उसे या उसकी बच्ची को उठा ले ना ले जाए। उसके बावजूद उसके डर का आलम ये था कि उसे नींद नहीं आती थी, कि उसे भी ये डर था कि कोई ले जा सकता है। तो उसे लगा कि शमशान सुरक्षित जगह है जहाँ लोग डर के मारे नहीं आते। वो शमशान पे जाके रही ताकि लोगों की बुरी नज़र से बच सके। अद्भुत कहानी है ताई की। मैं जब ताई के पास गई हूँ, उन 2 दिनों में मैंने देखा, ये किताब का हिस्सा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, ये जो देवी स्वरूपा में बात कह रही हूँ, प्रत्यक्ष देखा मैंने। ताई का रूम, वहाँ एक झूला टंगा है, ताई उस पर आके बैठती है और लगातार ताई जब हड़पसर में होती है तो लगातार लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग, किसानों से लेकर बड़े पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर्स, बहुत लोग आते हैं। आएंगे, ताई बैठी है अपनी सुंदर सी पिंक साड़ी में, और लोग अपना दिल खोल के रख देते हैं। ताई को देख के बस ज़ारों कतार रोते हैं, वो अपने मन का हाल सुनाते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। आप कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप वहाँ पे अपने इमोशंस को काबू नहीं कर सकते, आप ताई के आगे सब रख देते हैं। और ताई क्या करेंगी, आपके सर पे हाथ फेरेंगी, आपको तसल्ली देंगी। लोग आते हैं, कुछ लोग आएंगे, ताई से आशीर्वाद लेंगे, फिर ताई के हाथ पे कुछ तो भी ऐसे रख जाएंगे, ताई पकड़े रहेंगे, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पकड़े हुए। फिर कोई आया, उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, ज़्यादा दुख भरी दास्तान दी, पैसे की परेशानी थी, ताई ने वो मुट्ठी उसके हाथ में खोल दी और ताई हंसती हैं। उन्होंने अपने दुखों से पार पा गई हैं वो, कि उन्होंने इतने कष्ट सह लिए कि अब उन्हें कष्ट नहीं लगते हैं। लोग अपने कष्ट उनकी झोली में डाल देते हैं। वो बोलती है कि बेटा ये जो मेरा घर है ये आंसुओं से भरा हुआ है, लोग अपने आंसू यहाँ निकाल जाते हैं, मैं किसके आगे रहूँ, सब मेरे आगे आके रो जाते हैं। तो ऐसी देवी के दर्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, इसमें तो दो राय नहीं। हालांकि आज की युवा पीढ़ी के लिए ये पुस्तक वाकई में ही एक मार्गदर्शक बनेगी और इसे अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाना ही चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। हाँ। पूरी ईमानदारी से लिखा है। और आप सब लोग रिसर्च से जुड़े तो एक छोटा सा टिप ज़रूर दूंगी। जब मैं ये प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी, मुझे किसी ज्ञानी व्यक्ति ने दिया था कि तुम जो भी इंटरव्यू करके आओ उसका पहला ड्राफ्ट उसी दिन लिखना। तो इसकी पहला ड्राफ्ट इन सारे चैप्टर्स का मैंने एयरपोर्ट लॉन्च में बैठ के लिखा है। इसमें दो राय नहीं, विषय तो हर चौराहे पे मिलते हैं, वो आपकी सतर्कता है और ज्ञान है जो उसे लिख ले उसी समय। तो वो तो मन में ऐसी कभी दुविधा आती नहीं है। लेखक के लिए किसी पुस्तक का सृजन करना
मुझे लगता है शायद वैसे ही है जैसे प्रसव पीड़ा होती है, और जब वो पुस्तक बनकर सामने आती है तो लगता है कि ये मेरा बच्चा है, और प्रेम भी होने लगता है इससे। तो इसमें तो दो राय नहीं है। और आपसे मिलके सच में, मैं कभी आपसे मिली नहीं, दूर दूर से देखा ज़रूर है। तो आज तो आभार आप सभी का जिन्होंने आपके दर्शन हमें कराए और आपसे बातें भी मैंने की, तो अच्छा लगा। बाकी तो क्या बोलूँ, उजालों से अंधेरे आजकल ज़्यादा उस्ताद हैं, क्योंकि आफताब भी उतर आती है नाम कमाने की खातिर। तो आभार आपका बहुत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, जैसे एक लेखक जब पुस्तक का सृजन करता है, अमूमन ये होता है ख़त्म होते होते उसके दिमाग में और विचार आते हैं कि यहाँ से एक और धारा निकलती है। तो क्या आपके मस्तिष्क में ऐसा विचार है कि एक और भाग या इसी प्रकार की एक और कोई पुस्तक लिखूं या रचना करूं? हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि ये जो अच्छी किताब बन गई है, कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। इनफैक्ट इसमें 8 पद्मश्री है अब तक, जबकि जब किताब शुरू हुई थी तब 8 नहीं थे, 2 लोगों को बाद में मिला। और ये इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है, फॉर्मेट भी सेट हो गया है। मतलब मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, ये सब माँ शारदे की कृपा है कि उसका फॉर्मेट बहुत अच्छा सेट हो गया। इसको डिज़ाइन मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी यहाँ, प्रकाश शेट्टी, दक्षिण से आते हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्ट डायरेक्टर है, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया। आप देखेंगे कितना कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया है। तो हर चैप्टर अपने आप में बोलता है। तो ये अभी 12 है, कम से कम ये हर प्रदेश से एक महिला हो, ये इसकी अलग अलग वॉल्यूम्स बन जाए। तो वो अभी 12 हैं, तो ये मानिए कि 3-4 वॉल्यूम तो आ ही जाएंगे। तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। कि जो और अन्य लेखन में जो रुचि रखते हैं, जैसे शताब्दी जी जैसे लोग हैं, तो उनके लिए कोई सलाह आपकी? इस किताब के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ, इस किताब में एक भी अक्षर गूगल का नहीं है। आप जितना लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों से बातें करेंगे, जबकि मेरे फ़ोन में ना आपको वॉइस नोटों का ढेर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने हर इंसान से बात की, मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया। आप जब लोगों से बात कर रहे हो, वो जल्दी जल्दी आप लिख नहीं सकते, क्योंकि लिखेंगे तो सुनेंगे नहीं। तो लिखने के फेर में मत पड़िए। जब भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड करिए आराम से। जब डेस्क पे बैठेंगे तब सुनेंगे, तब आप उसको लिख लेंगे। लेकिन जब भी आप गूगल पे जाते हैं, हिंदी के लिए ख़ास तौर से, हिंदी के साथ ये समस्या है इंटरनेट पर कि मौलिक लेखन का बड़ा अभाव है। जो कंटेंट आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहा है वो 10वें पे दिखेगा। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। और अगर हम हिंदी वाले हैं तो गर्व से हिंदी वाले हैं, हमारे लिए सृजन करना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। और जब आप ऐसा प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, तो ये मुश्किल रह भी नहीं जाएगा। हम जो आपस में जो बात कर रहे हैं ना, ये बात एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। तो मौलिक लेखन की तरफ जाइए, तभी आपकी काम में वो गहराई आएगी। आज मैं इस पुस्तक पर चर्चा कर रही हूँ, उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करने जाती हूँ और जो भी उसको कमीशन कर रहे होते हैं उनसे बात करती हूँ, मैं एक ही शब्द बोलती हूँ उनसे। मैं बोलती हूँ कि सर, जो किताब मैं बनाऊँगी उसके किसी भी पन्ने पर हाथ रखकर आप ये कहेंगे कि मज़ा नहीं आया, तो आपके पैसे वापस। आना पाई से पैसे वापस। तो ये कॉन्फिडेंस रखिए अपने शब्दों पर, आपके शब्द में वो गहराई अपने आप आ जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। स्पेशली थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और हम लोगों को इस बुक के बारे में बताया। डेफिनेटली जैसे मैम ने भी बोला, हम सब लोगों को इंस्पायर किया है इस बुक ने। हर एक कहानी से कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसे निकल कर आई है जिसमें मुझे यहाँ बैठे हुए भी हिम्मत महसूस हो रही है। आपसे बात करके, आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद अब हम सोलो ट्रैवल पर निकल सकते हैं, हम एक जर्नी अपने आप अकेले ट्रैवल करने पर निकल सकते हैं। और ज़रूर हम ये सब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।